हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसमें हमने चैप्टर नंबर 21 तक कवर कर लिया था। आज हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 21A, दैट इज़ प्ली बार्गेनिंग। तो गाइस क्या होता है, बहुत से बार जब हम सीआरपीसी शुरू करते हैं पढ़ना तो इस चैप्टर को एक बार होल्ड पे छोड़ देते हैं कि यार एक बार सीआरपीसी कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में इस चैप्टर को ऊपर ऊपर से देख लेंगे। स्पेशली मेरे केस में तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं सीआरपीसी शुरू करती हूँ पढ़ने तो पहले मैं इस चैप्टर को एक बार ऐसे बीच में छोड़ देती थी कि यार इसको एक बार मैं बाद में कवर कर लूंगी, और वो हमेशा रह ही जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड आई एम गुजरात मीन्स क्वालिफाइड। मैं गुजरात का मीन्स देके आई थी। फिर भी एग्ज़ाम देने के टाइम पे मैंने इसको एक बार मतलब अच्छे से पढ़ लिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये जो चैप्टर है इसका एक पहले ओवरव्यू देती हूँ शॉर्ट के अंदर कि भाई बेसिकली इस चैप्टर के अंदर होता क्या है, प्ली बार्गेनिंग आखिर है क्या, ठीक है, और इसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले तो क्या है कि अगर हम प्रीलिम्स के उस पर देखें तो इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। बेसिकली प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि ना ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये कौन से चैप्टर में है, वो 21A के अंदर है, ठीक है। और इसमें पूछ लेंगे कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो कौन से सेक्शन में लगती है, वो है 265B में लगती है, या फिर इसका जो प्रोसीजर है वो कौन सा फॉलो होता है, या फिर इसमें अपील होती है या नहीं होती है, जजमेंट कौन से सेक्शन के अंदर है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में इस सेक्शन में जाते नहीं है। प्ली बार्गेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट था, मतलब जिस ऑब्जेक्ट की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो ये था कि इंडिया में बहुत से क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं जो कि दे आर स्टिल अवेटिंग फॉर द ट्रायल, कि अभी उनका ट्रायल शुरू होगा, लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं होता बिकॉज दे आर पेंडिंग ऑफ केसेस, दे आर न्यूमरस ऑफ केसेस विच आर पेंडिंग टिल नाउ। तो वो मतलब वेट ही करते हैं कि ट्रायल कब शुरू होगा कब नहीं होगा। तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब अक्यूज्ड को जब जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं उसके बाद में 2-3 साल तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं होता। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं वो लंबे टाइम तक जेसी में ही रहते हैं कि भाई वो इंतज़ार करते हैं कब उनका ट्रायल शुरू होगा। तो इसका अल्टीमेटम क्या होता है कि वो उनका एक्विटल हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी की एक टाइम पीरियड दे रखा है कि इस टाइम के अंदर लाइक ट्रायल होना चाहिए। वो नहीं होता है तो वो उनको डिफ़ॉल्ट बेल वहाँ मिल जाती है, या फिर वो एक्विटल का प्रोसीजर उसमें दे रखा है, तो वो उनको अल्टीमेटली दे एंड अप इन देयर एक्विटल, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए, ये जो अनसर्टेनिटी है या फिर एग्रॉनी है प्रिजनर्स को, इसको हटाने के लिए प्ली बार्गेनिंग लेके आया गया था कि जो भी क्रिमिनल्स हैं जिनके जो ऑफेंसेस हैं वो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, तो उनको डिले से बचाने के लिए, एक्सपेंसेस या फिर जो भी हरेसमेंट होता है उनसे बचाने के लिए ये जो चैप्टर है 21A ये लाया गया था। इसमें सेक्शंस कवर होते हैं 265A से 265L तक, ठीक है। वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट एंड समरी वे, although they are already very short and in a summarized way. And it was incorporated in 2005 and it came in force on 5th of July 2006. तो इस चैप्टर में क्या है, कहीं पे भी प्ली बार्गेनिंग होता क्या है इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दे रखी है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेगोशिएशन प्रोसेस, कि इसमें नेगोशिएशन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें डेफिनेशन तो कहीं पे भी नहीं दे रखी है। इसमें जो लाइक अक्यूज्ड है वो अपना जो भी गिल्ट है उसको कन्फेस कर लेते हैं बिफोर कोर्ट, और वो कहते हैं कि भाई जो भी लाइक लाइटर या फिर लेसर ऑफेंस है उसके लिए आप मुझे पनिश कर दो, वो अपना गिल्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसा होता है, और वो बोलते हैं कि जो भी आप मिनिमम पनिशमेंट मुझको दे सकते हो वो आप दे दीजिए, या फिर जो भी ऑफेंस है कोई जिसमें मिनिमम पनिशमेंट आप वो लगा दीजिए। सो यहाँ पे बेसिकली हमको वर्ड से पता चला बार्गेनिंग, कि यहाँ पे बार्गेनिंग की जाती है कि यार ऐसा ऑफेंस लगा दो जिसमें कम पनिशमेंट मिल रही हो। तो इसमें हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 265A से, जो कि बता रहा है कि इस चैप्टर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो अगर इसमें जैसे 2 चीज़ें बता रखी है, 2 पॉइंट्स है। पहला तो है जब केस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आता है, और दूसरा है कि वो कंप्लेंट के ऊपर आता है। तो हम पहले की बात करते हैं। अ रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस
स्टेशन अंडर सेक्शन 173 कि भाई जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने सेक्शन नंबर 173 दैट मीन्स चालान उन्होंने पेश कर दिया है, तो वो ऐसे केसेस में ये हम चैप्टर के जो एप्लीकेशंस है वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो भी ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या फिर LI है या फिर मोर देन 7 ईयर्स है, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट वो अक्यूज नहीं ले सकता है, ठीक है। या फिर कंप्लेंट के ऊपर कोई केस आया तो मैजिस्ट्रेट लाइक इसके प्रोविजंस वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन सेम यहीं पे है कि अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर LI है या फिर मोर देन 7 ईयर्स है, तो वहाँ पे इसके जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद में ये बता रहा है कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कोई ऐसे लाइक केसेस हैं या फिर कोई भी केसेस हैं, कोई भी ऑफेंसेस है विच इज़ कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन या फिर और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट वो लोग नहीं ले सकते हैं। अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री क्या है, ये वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है वही है कि लाइक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और क्या नहीं। इसके अलावा कोई और प्रिज्यूम नहीं कर सकता है। वो एक लिस्ट इन्होंने दे रखी है, उसी को देखते हुए वो लोग प्री बार्गेनिंग उनको देना है या फिर नहीं देना वो कोर्ट डिसाइड करता है। फिर 265B बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। 265A तो कहता है कि कौन कौन से चैप्टर पे वो लगता है, और 265B बताता है कि जो इसकी एप्लीकेशन जाती है, जो भी अक्यूज्ड है वो इसकी एप्लीकेशन लगाता है वो 265B के अंदर लगाता है, ठीक है। और वो जो एप्लीकेशन होती है वो कौन से कोर्ट में जाएगी, वो उसी कोर्ट में जाएगी जहाँ पे जो ट्रायल अभी पेंडिंग चल रहा है। वो अभी जो ट्रायल वो अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन वहाँ पे केस गया है, तो वो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ में वो क्या देंगे, वो अपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी उनका केस है उससे रिलेटेड, जो भी उनका ऑफेंस है उससे रिलेटेड वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके साथ में वो एक एफिडेविट देंगे कि भाई जो भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपना गिल्ट वो वॉलंटरली है, मुझ पे किसी का प्रेशर नहीं है, वो एक एफिडेविट के साथ में देंगे। और वो बताएंगे उसमें कि मैं समझता हूँ कि जो भी ऑफेंस लगने वाला है या फिर जो भी नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट आप देने वाले हो अंडर द लॉ वो मैं समझता हूँ। और वो उसमें ये भी बताएंगे कि भाई मैं प्रीवियसली कभी कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ फॉर द सेम ऑफेंस, हिस्ट्री में कभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो प्ली बार्गेनिंग है वो कहाँ नहीं लगती है, एक तो वो लाइक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले ऑफेंस हो रहे हैं या फिर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट वुमन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, या फिर कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है कि जो बार बार रिपीटेडली एक ही ऑफेंस किया जा रहा है, वहाँ पे भी प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। और जो भी लाइक ये अगर वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुके हैं सेम सिमिलर ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पे प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट वो लोग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में जब वो एप्लीकेशन देते हैं तो जो कोर्ट एक नोटिस जारी करते हैं, वो नोटिस देंगे PP को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर कंप्लेनेंट है, ठीक है। कंप्लेनेंट है तो उनको देंगे और उनके बिहाफ पे PP खड़े हैं वहाँ पे तो PP को नोटिस भिजवाएंगे, और जो अक्यूज्ड है उनको भिजवाएंगे कि वो एक तारीख फिक्स कर देंगे, भाई हमने डेट फिक्स की है, इस दिन आप आ जाओ, उस दिन हम प्ली बार्गेनिंग करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद में जिस दिन वो जो डेट फिक्स की थी उस दिन PP आते हैं और कंप्लेनेंट है जो अक्यूज्ड है वो आते हैं कि भाई प्ली बार्गेनिंग करवाना है। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या करते हैं, जो अक्यूज्ड है अक्यूज्ड को वो इन कैमरा एग्जामिन करेंगे, दैट मीन्स इन अ रूम ही विल एग्जामिन हिम एंड देयर विल बी नो अदर पर्सन देन द अक्यूज्ड एंड द मैजिस्ट्रेट। और ना ही वो एडवोकेट्स वहाँ पे होंगे, ना ही कोई कंप्लेनेंट या फिर कोई और वहाँ पे हो रहा है, सिर्फ वो अक्यूज्ड ही वहाँ पे हो रहा है। उसे पूछा जाएगा कि वेदर यू आर डूइंग इट वॉलंटरली और नॉट, कि वो पूछेंगे आपके ऊपर यहाँ पे कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई आपसे ज़बरदस्ती तो कन्फेस नहीं करवा रहा है। वो जब अगर वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हाँ वो वॉलंटरली वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो एक लाइक टाइम दे देंगे, एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए उनको टाइम दे देंगे कि भाई आप बैठ जाओ आराम से, आप डिसाइड कर लो क्या करना है। और वो जो भी कंपनसेशन या फिर जो भी एक्सपेंसेस जो भी बन रहा है वो अक्यूज को यहाँ पे देना होगा। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो इनवॉलेंटरली है, मतलब उसके ऊपर कोई प्रेशर है या फिर वो ऑलरेडी पहले कन्विक्ट हो चुका है फॉर द सिमिलर ऑफेंस, तो ऐसे केस में वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, वहाँ पे रेगुलर ट्रायल वो वहाँ पे फिर चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 265C गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई उनको टाइम दे दिया आप है ना म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कर लो तो वो अपनी मन मर्जी वहाँ पे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी भी प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है, तो वो गाइडलाइन ही उनको फॉलो करनी पड़ेगी वहाँ पे।
अब जब वो लाइक एमएसडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो नोटिस देंगे कि इसको पीपी को देंगे, और जो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी केस के अंदर उनको देंगे। अगर जो मामला पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आया होता है उस केस में पुलिस ऑफिसर को भी नोटिस भिजवाया जाता है, और अक्यूज्ड को भिजवाएंगे और विक्टिम को भिजवाएंगे कि भाई हम एमएसडी यहाँ पे इस दिन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एमएसडी लाइक बैठ के आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। लेकिन ऐसे केसेस में वो मजिस्ट्रेट इंश्योर करेंगे कि ये सब वॉलंटरीली हो रहा है, कहीं पे भी किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और यहाँ पे अगर अक्यूज्ड चाहे कि भाई मैं नहीं आ रहा तो वो अपने बिहाफ पे प्लीडर को भी भेज सकता है। ठीक है, फिर इसका बी पॉइंट बोलता है कि अदरवाइज उन्होंने पुलिस रिपोर्ट अगर केस बना हो तब उस केस में क्या हो रहा है। तो इस केस में जो नोटिस जाता है वो अक्यूज और विक्टिम सिर्फ इन दोनों को ही जाता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर तो है नहीं क्योंकि पुलिस रिपोर्ट पे केस आया नहीं है, तो कंप्लेंट है, तो ऐसे केस में जो अक्यूज और विक्टिम है उनको वो नोटिस भिजवा देंगे, और यहाँ पे भी वो यही इंश्योर करेंगे कि कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा है, सब कुछ वॉलंटरीली हो रहा है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर वो लोग चाहे तो अपने प्लीडर के थ्रू आ सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि आपस में अक्यूज और विक्टिम के बीच में बनती नहीं हो, वो जब वहाँ पे आ रहे हैं तो लाइक जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो ऐसे केसेस में वो अपने प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है 265D, रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। तो अब वो जो बैठ के मीटिंग कर लेते हैं 265C के अंदर, और वो एक सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जो उनका था वो वर्कआउट कर जाता है, मतलब राजीनामा ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो कोर्ट को सबमिट कर देंगे कि हमने ऐसे ऐसे लाइक हमने जो एमएसडी करवाई थी दैट हैज़ बीन वर्कड आउट, और उसके ऊपर सिग्नेचर हो रहा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो भी जब एमएसडी हो रहा था, जब जो भी लोग वहाँ पे थे उन सब के सिग्नेचर उस पर ले ली जाएंगे। और यहाँ पे भी वो यही इंश्योर करेंगे कि ये वॉलंटरली है या नहीं है। और अगर वो मतलब बैठ के कोई बात नहीं बनती है कि भाई एमएसडी पूरा नहीं हो पा रहा है, वो आपस में मतलब उनका वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट हो जाती है, और वहाँ से जो रेगुलर ट्रायल होती है वैसे ही रेगुलर ट्रायल चलेगी। फिर वहाँ पे कोई भी प्ली बार्गेनिंग का नहीं हो रहा, बिकॉज वो जो उनका एमएसडी है, जो म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है, दैट इज नॉट वर्किंग आउट, तो कोई मतलब नहीं है और आगे फर्दर प्रोसेस करने का। वहाँ से रेगुलर ट्रायल चलेगी जहाँ पे वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है। फिर 265E कहता है डिस्पोजल ऑफ द केस। अब केस का डिस्पोजल आखिर होगा क्या, वो 265E कहता है। अब अगर सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो जाता है तो ऐसे केस में कोर्ट मतलब जो कंपनसेशन है वो अवॉर्ड कर देंगी टू द विक्टिम। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 265D, और दोनों पार्टीज को सुनेंगे ऑन द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट। और अगर ऐसा हो सकता है कि कुछ वो ऐसा ऑफेंस लगा रहे हैं उनके ऊपर तो प्रोबेशन का बेनिफिट मिल रहा है उनको, तो जो वो उनको रिलीज भी कर सकते हैं ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन अंडर सेक्शन 360 जो CRPC के अंदर प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर वो आ रहा है तो वो उसका बेनिफिट भी उनको दे सकते हैं। और अगर पार्टीज़ को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उसने जो ऑफेंस किया है उसके लिए हम उसको मिनिमम पनिशमेंट मतलब लॉ में दे सकते हैं, तो उसको वहाँ पे वो मिनिमम पनिशमेंट दे देंगे। या फिर अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो इस लाइक क्लॉज के अंदर नहीं कवर हो रहा है, तो वो 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल एज अ केस मे बी फॉर दैट ऑफेंस, कि भाई उस ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट है वो उसको 1/4 उनको दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 265F जिसमें जजमेंट की बात करता है। तो ये ध्यान रखना, जजमेंट जो है कौन से सेक्शन में है, इसके 265F के अंदर जजमेंट है। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E। जो 265E में हमने अभी डिस्पोजल देखा था कि वो कंपनसेशन का बोल देते हैं, या फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे वो हेयरिंग करते हैं, प्रोबेशन एडमोनिशन ये जो होता है उस पर वो जजमेंट देते हैं, ओपन कोर्ट के अंदर देते हैं, और उस पर वो फिर साइन कर देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। फिर आता है 265G फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, कि वो जो जजमेंट ये दे रहे हैं फाइनल होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती है एक्सेप्ट the special leave petition under section 136 and writ petition under article 226 and 227 of the constitution। तो इसकी कोई अपील तो होती नहीं है, वो स्पेशल लीव पेटिशन फिर भी लगा सकते हैं आर्टिकल 136 में, या फिर रिट में वो जा सकते हैं 226 या फिर 227 के अंदर, लेकिन इसकी अपील नहीं होती। बेसिकली ये कहता है 265G।
फिर 265H पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, कि कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती है इसके अंदर वो ये बता रहे हैं। इसमें वो सारी पावर्स होगी कि जो बाकी के जो केसेस में जो पावर्स होती है वो सारी पावर्स इसमें होती है, जैसे बेल है या फिर कोई भी और जो पावर बाकी के केसेस में होती है उनके डिस्पोजल के लिए, वो सारी पावर्स इनको इस चैप्टर के अंदर भी होती है। अब इसमें एक ये है कि जब वो पनिशमेंट उनको देते हैं तो पनिशमेंट देते टाइम पे वो जितना अंडरगॉन कर चुके हैं तो है वो उसको उसमें से सेट ऑफ कर देते हैं, उसमें से उसको लेस कर देते हैं। तो फिर जितना टाइम पीरियड बचा होता है उतने टाइम के लिए उनको अंदर रहना होता है। ये प्रोविजन 428 में दिया हुआ है, वही जो प्रोविजन है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ये दिया हुआ है अंडर सेक्शन 265I। इसके बाद में है 265J सेविंग। इसके बाद में आता है 265K जो कि कहता है स्टेटमेंट्स ऑफ अक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड, कि वो जो भी स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर देते हैं वो सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद में जो उन्होंने कन्फेस किया, आप सोचो उसको आप 164 CRPC के अंदर ले जाओ, ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ आप इसी चैप्टर के लिए उसको यूज ले सकते हो। फिर आता है 265L नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है कहाँ लागू नहीं होता है, ये जुवेनाइल जस्टिस के जो केसेस होते हैं वहाँ पे जो जुवेनाइल है या फिर चाइल्ड है जो कि सेक्शन नंबर 2 के K में डिफाइंड है, वहाँ पे ये चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सो वी हैव समड अप दिस चैप्टर। वैसे इस चैप्टर को क्या बहुत से लाइक केसेस में इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि ये कोई मतलब तरीका नहीं होता है। ऐसे तो जो केसेस हैं कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि यार पनिशमेंट तो मिल नहीं रहा है, ऑफेंस करो तो मिनिमम पनिशमेंट देके वो छोड़ देता है। लेकिन अभी भी ये चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अभी भी कोई भी लाइक डाउट है या फिर कहीं ऐसा हो कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे। I'll try to explain it more. So this was about today, and keep revising the chapters and sections I've already explained. So okay.